अगर खत्म हो गया हो तो मेन चीज पे चलें, और ये है फोटोसिंथेसिस। वापस आए हैं। इसमें हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा दोनों के बीच में रिलेशनशिप हम लोग देख चुके हैं। किनका? फोटोपिगमेंट्स। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म, मतलब इसके काम करने का तरीका। और उस पर जब हम लोग गौर करते हैं, पहला चीज हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये होता कहां पे है। नंबर 1, साइट। साइट है क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स। फोटोसिंथेसिस होगा लीव के क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। टिश्यू कौन सा होगा? ग्राउंड टिश्यू। और लीफ के ग्राउंड टिश्यू को क्या कहते हैं? बोलिए। ग्राउंड टिश्यू को तो खामोश हो गया। मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू में टाइप भी था, डाइकॉट में भी टाइप था। बहुत अच्छा। देख रहे हैं ना आप लोग के पढ़ाई लिखाई का बेहतरीन नतीजा। अगर डाइकॉट है तो पैलिसेड पैरेनकाइमा है, और दूसरा स्पॉन्जी पैरेनकाइमा है। और यदि मोनोकॉट है तो सब के सब पैलिसेड हैं। इसमें स्पॉन्जी नहीं होता, इसीलिए अलग कर नहीं सकते हम लोग। अलग करते ही नहीं है, एक ही है, तो उसमें क्या अलग करें। इसलिए मोनोकॉट में हम लोग बोलते हैं टिश्यू होता है, जबकि डाइकॉट के लीफ में हम लोग बताते हैं पैलिसेड एंड स्पॉन्जी दोनों प्रकार के पैरेनकाइमा पाए जाते हैं। ये ग्राउंड टिश्यू है, पैरेनकाइमा ही होगा जो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि इसमें सारे सेल कंपोनेंट्स ठीक ठाक तरीके से रहते हैं। तो ये बात हुई। पॉइंट नंबर 2, द फोटोसिंथेसिस is divided into two sets of processes। दो हिस्सों में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बांटा गया। एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को दो हिस्सों में बांटा गया, एक है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों क्लोरोप्लास्ट में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में कहां स्पेसिफिक होना पड़ेगा? इसका लोकेशन होता है एट द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। और डार्क रिएक्शन का लोकेशन स्पेसिफिकली इन द फ्लूइड ऑफ मैट्रिक्स, जिसका नाम है स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन का लोकेशन है स्ट्रोमा,
लाइट रिएक्शन का लोकेशन है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और है एक जगह एंड द स्ट्रोमा लैमिला। और स्ट्रोमा लैमिला करता क्या है, कौन बता सकता है? इट कनेक्ट्स टू और मोर ग्राना टुगेदर। दो या दो से अधिक ग्राना को, ग्राना नहीं करना चाहिए, ग्रैनम करना चाहिए। दो या दो से अधिक ग्रैनम को एक दूसरे से जोड़ते हैं। और ग्रैनम क्या होता है? बोली बोली। थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड जिससे बना होता है नहीं, थाइलाकॉइड जिससे बनाता है स्टैक, पिलर जैसा स्ट्रक्चर, जो थाइलाकॉइड के एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग से बनते हैं। स्टैकिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे जाने से। ग्रैनम फॉर्म्ड ड्यू टू स्टैकिंग ऑफ थाइलाकॉइड one above the other। एक का दूसरे के ऊपर रखे जाने के कारण जो स्टैकिंग से स्ट्रक्चर बनता है उसको थाइलाकॉइड कहते हैं, ये ग्रैनम कहते हैं। और ग्राना का नेटवर्क बनाने के लिए जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का यूज होता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमिला। ठीक है, तो आप लोग का याददाश्त थोड़ा सा ताजा कर दें। ऐसे ही बनाए थे हम लोग क्लोरोप्लास्ट को। और जाहिर सी बात है, बाहर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम लोग नाम दिए थे आउटर मेम्ब्रेन। ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। और ये हो गया मैट्रिक्स, यानी स्पेस इनसाइड इनर मेम्ब्रेन। और यहीं पे फ्लूइड रहता है, फ्लूइड ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स अपने आप में क्या है? रिक्त स्थान है। किसके अंदर? इनर मेम्ब्रेन के। और उसमें जो फ्लूइड भरा रहता है उसी को कहते हैं स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा क्या हो गया? द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। इसी के कंटेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं। कहां गया डार्क रिएक्शन रे? ये रहा डार्क रिएक्शन। उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि देखना चाह रहे हैं स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन का जगह है ना, यहां फ्लूइड ऑफ मैट्रिक्स उसमें रहता है, उसमें होता है। अब इसमें बहुत सारा एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया हुआ पिलर जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ना। और इन्हें ही हम लोग कहते हैं ग्रैनम। और इन ग्रैनम को बनाने के लिए जो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड का बाउंड्री क्या हो जाएगा? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और इनको नेटवर्क के रूप में जोड़ के रखता है जो वही है, नाम बोलिए क्या हो सकता है? स्ट्रोमा लैमिला। तो ये एक है थाइलाकॉइड। ये हो गया मेम्ब्रेन ऑफ
थाइलाकॉइड। और ये मेम्ब्रेन के अंदर का जगह स्पेस इनसाइड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग ल्यूमेन कर रहे हैं। दरअसल ल्यूमेन एक यूनिवर्सल टर्म है, जहां पे भी अंदर में खाली जगह रहता है किसी मेम्ब्रेन से घिरे हुए क्षेत्र को, उसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, ये छोटा सा जगह है, इसके अंदर के जगह को ल्यूमेन कह रहे हैं। तो ये अपने आप में एक ठो जो ऐसा पिलर दिखा, इसे हम लोग कह रहे हैं ग्रैनम। और ये ग्राना तब कहलाएगा जब बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये सिंगुलर है, किसी एक ऐसे पिलर को ग्रैनम कह रहे हैं। और सभी ग्रैनम को एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए देख रहे हैं ना, पतला पतला छोटा छोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यही हो गया स्ट्रोमा लैमिला। तो इनका प्लूरल क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा लैमिली। और ये फिगर है ए क्लोरोप्लास्ट हो गया। पहले पढ़ा चुके हैं, एक बार याददाश्त ताजा कर लिए। ड्रॉ कीजिए जी बिल्कुल। तो हम लोग शुरुआत करें इसके लाइट रिएक्शन से, जो इसका पहला पार्ट है। अब देखिए, नाम में ही लगा हुआ है लाइट रिएक्शन, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि लाइट डिपेंडेंसी दिखाता होगा। तो दूसरे तरफ डार्क रिएक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग जनरली ये समझ सकते हैं कि ये डार्कनेस में होता है ना, पर ये सच्चाई नहीं है। लाइट रिएक्शन तो लाइट पे होता है, लाइट पे डिपेंडेंट है, पर डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट है, इसीलिए उसके नाम में डार्क रिएक्शन लिखा हुआ है। इसका ये कभी मतलब नहीं निकलता है कि वो हमेशा डार्कनेस में ही होगा। वो लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, लाइट के एब्सेंस में भी हो सकता है। उसके लिए, उस रिएक्शन को पूरा होने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है, कई क्वेश्चंस इस तरह के बनते हैं, उसके लिए इस बात का ध्यान रखना है। तो पहला हिस्सा है इसका लाइट रिएक्शन। चलिए, लाइट रिएक्शन। अब ये जो लाइट रिएक्शन होगा, इसका लोकेशन तो हम लोग बता चुके हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। पर कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, लाइट रिएक्शन पूरा कौन करेगा? तो लाइट रिएक्शन को पूरा करेंगे फोटोपिगमेंट्स, उनके वजह से लाइट रिएक्शन होगा। इट इज डन बाय द कंबाइंड, सभी मिलकर, कंबाइंड एफर्ट ऑफ द फोटोपिगमेंट्स। ये पहला पार्ट। तो ये जो फोटोपिगमेंट्स है, इनमें ग्रेडेशन है। एक को बोला जाता है मेन मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर, जहां पे ये प्रोसेस पूरा होगा, और बाकी जो है वो एसेसरी, वो हेल्पिंग मॉलिक्यूल्स। आउट ऑफ ऑल द फोटो पिगमेंट्स, इन सभी फोटो पिगमेंट्स में वन इज रिएक्शन सेंटर एंड दिस इज, सो इसमें एक रिएक्शन सेंटर है और वो है, दिस इज द क्लोरोफिल ए। और इनमें एक है जो रिएक्शन सेंटर की तरह बिहेव करते हैं, वो क्लोरोफिल ए। सीरियल नंबर 3, द अदर्स लाइक द क्लोरोफिल बी,
ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, इनका नाम तो हम लोग पहले भी सुने हैं जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, एटसेट्रा, आर एक्टिंग एज एसेसरी, एसेसरी मतलब हेल्पिंग, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। तो मेन मॉलिक्यूल यानी रिएक्शन सेंटर के हैसियत में कौन रहता है? क्लोरोफिल ए। और बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, बाकी जो फोटोपिगमेंट्स हैं, वो सपोर्ट में रहते हैं क्लोरोफिल ए के असिस्टेंट बन के। ठीक है। सीरियल नंबर 4, द रिएक्शन सेंटर and the accessory molecules together form a complex, और इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है LHC और PS। अब ये क्या है? LHC का फुल फॉर्म है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, और PS का फुल फॉर्म है पिगमेंट सिस्टम, PS। ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है या पिगमेंट सिस्टम है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? रिएक्शन सेंटर। सीरियल नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इन एनी LHC और पिगमेंट सिस्टम इज द रिएक्शन सेंटर, यानी कि क्लोरोफिल ए। ठीक है। अब ये क्लोरोफिल ए दो प्रकार का होता है। दिस रिएक्शन सेंटर इज ऑफ टू काइंड्स। एक होता है दैट एब्जॉर्ब्स लैम्डा, मतलब कि वेवलेंथ एट 680 नैनोमीटर, ये इसका यूनिट, कॉल्ड कहलाएगा क्या? और दूसरा दैट एब्जॉर्ब्स लैम्डा यानी वेवलेंथ एट 700 नैनोमीटर, कॉल्ड, ये कहलाता है PS सेकेंड और LHC सेकेंड और P680, और ये कहलाता है PS1 और LHC1 और P700। ये नाम है, PS यहां लिखा हुआ है पिगमेंट सिस्टम, और ये बने कैसे? एसेसरी मॉलिक्यूल्स और क्लोरोफिल ए यानी रिएक्शन सेंटर के मिलने से, इनके ऑर्गेनाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको पिगमेंट सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इनका कैटेगराइजेशन कैसे होगा, इनका प्रकार कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करेंगे किनके ऊपर? जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर मतलब कौन है? क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है जो वेवलेंथ 680 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है, और एक जो 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है। यानी इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कितना है?
680 नैनोमीटर। इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 700 नैनोमीटर। इसीलिए एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा पूरा एक क्लास लेके पिछले बार समझाए, तो अब यहां डाउट नहीं होना चाहिए। तो 680 नैनोमीटर वाले को पिगमेंट सिस्टम 2 या LHC2 या P680 कहते हैं, और पिगमेंट सिस्टम 1 या LHC1 या P700 कहते हैं। 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले को, या 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट ये है जिसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। उस क्लोरोफिल वाले, है ना, क्या कहते हैं, सिस्टम को हम लोग पिगमेंट सिस्टम 1 कहते हैं। समझ गए? यहां तक नोट कीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। एक बार में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। लाइट रिएक्शन चल रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे, सीरियल नंबर 6, द accessory pigment molecules are togetherly called as एंटेना कॉम्प्लेक्स। ये याद रखिएगा, ये एंटेना कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। जितने भी एसेसरी सहायता करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं पिगमेंट को, ये क्या कहते हैं, क्लोरोफिल ए को, वो सब कलेक्टिवली कहलाते हैं एंटेना कॉम्प्लेक्स। ठीक है? अब यहां पर एक और बात समझना है, ये एंटेना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर मिलकर जो पिगमेंट सिस्टम बना रहा है, ये पिगमेंट सिस्टम का लोकेशन क्या है, कहां पर होगा? इतना जो बात किए, इतना जो देखे, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये है, वो है, उसके सेंटर में ये रहेगा, चारों तरफ ऐसे रहते हैं। ये जो सजावट है, ये सजावट कहां मिलेगी? तेज बोलिए तब तो सुनाई पड़े। क्लोरोप्लास्ट में कहा? बहुत सारा जगह। थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे। सीरियल नंबर 7, द LHC1 and 2 are found on the stroma, lamella and thylakoid membrane रेस्पेक्टिवली। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। कहने का मतलब है LHC1 पहले लिखा हुआ है, बाद में कौन लिखा? LHC2, और इधर पहले कौन लिखा? स्ट्रोमा लैमिला, और बाद में लिखा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो LHC1 का किसके साथ ज्वाइनिंग हो रहा है? स्ट्रोमा लैमिला। और LHC2 का किसके साथ ज्वाइनिंग हो रहा है? तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर LHC2, स्ट्रोमा लैमिला पर LHC1। ऊपर मिटाए। अब है सीरियल नंबर 8, द कॉमन फीचर of LHC1 and 2 are नहीं, is that both contribute to ATP फॉर्मेशन। अब लीजिए, अब तक तो हम लोग जानते थे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना,
मतलब रिप्रेजेंटेशन है कि कहीं पे भी एटीपी बन रहा है तो कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। पर यहाँ पता चल रहा है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अकेला नहीं है, क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, पिगमेंट सिस्टम्स, पिगमेंट सिस्टम 1 एंड 2। पर इन एटीपीज का जो फॉर्मेशन यहां हो रहा है पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 के द्वारा, इसके लिए लाइट की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें, लाइट रिएक्शन में ना, ये सब लाइट रिएक्शन में हो रहा है, तो लाइट डिपेंडेंसी है एटीपी सिंथेसिस के लिए। बट दे मतलब ये दोनों, दे कैन प्रोड्यूस ATP only in presence of light. ATP is formed, कैसे बन रहा है यहां पे, ATP is formed by adding phosphate PO4 3 minus phosphate from PI यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं H3PO4 को, फॉस्फोरिक एसिड। एंड ADP, एटीपी का फॉर्मेशन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से फॉस्फेट लेकर ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पर जोड़ने से होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर दिस ATP सिंथेसिस इज कॉल्ड, इसके लिए एक नाम है, वो है फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसके लिए टर्म है फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो मतलब हो गया लाइट, फॉस्फोराइलेशन मतलब हो गया एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन मतलब हो गया एडिशन ऑफ फॉस्फेट, जो कि हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ADP पर फॉस्फेट जुड़ रहा है, मिल रहा है ATP, ये हुआ ना फॉस्फोराइलेशन। और लाइट यूज्ड फॉर गेटिंग एनर्जी, इसीलिए इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में लाइट यूज हो रहा है। तो जब लाइट के प्रेजेंस में फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसीलिए ये जो दोनों LHC1 और LHC2 काम कर रहे हैं, इस काम के लिए जो टर्म यूज होगा वो है फोटो फॉस्फोराइलेशन। समझ में आ गई बात? यहां तक पूरा कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला। अब देखिए ये एंटेना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर किस प्रकार रहते हैं, तब हम लोग देखेंगे आगे कि लाइट रिएक्शन में होता क्या है। सीरियल नंबर 9, द अरेंजमेंट एंड वर्किंग ऑफ antenna complex and reaction center। अरेंजमेंट एंड वर्किंग ऑफ एंटेना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। तो देखिए
बहुत हद तक लगेगा कि आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जी आएगा ही, इलेक्ट्रॉन भी आएगा ही, घबरा क्यों रहे हैं। ये रहा सनलाइट का सोर्स, यहां से सनलाइट आ रहा है। यहाँ सनलाइट नहीं लिखना चाहिए, यहाँ सन लिखना चाहिए, ज्यादा बेटर होगा। हाँ, तो ये है सनलाइट, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एच न्यू लिखते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी, और ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी मिल रहा है, इस एनर्जी को गेन करने के बाद ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। जी, इससे भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, इनसे भी इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इस रेंज वाले, इस सर्कल में से निकलकर आगे वाले को मिलेगा। ठीक है, तो इधर से आगे वाले को मिलेगा, ये प्रोसेस चलेगा, और अल्टीमेटली सबों से इलेक्ट्रॉन किसे मिलेगा, ये क्लोरोफिल ए को मिलेगा। और क्लोरोफिल ए आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स become activated and does working। तो अगल बगल जितने सारे कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त करने के बाद ये एक्टिव होगा और अपना फंक्शन करेगा। वो क्या फंक्शन करेगा वो आगे देखेंगे। तो एक चीज यहां पे सोचना है कि ये जो कंपाउंड्स थे, जो यहां सर्कल में सजे हुए थे, ये कंपाउंड्स क्या हैं, तो यही है, यहां से लेके यहां तक ये कंबाइंडली कहलाएगा एंटेना कॉम्प्लेक्स। और आप जानते हैं, लिख चुके हैं, एंटेना कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट्स का कॉम्बिनेशन। सभी एक्सेसरी पिगमेंट्स के कॉम्बिनेशन को मिलाकर हम टर्म यूज करते हैं, वो है एंटेना कॉम्प्लेक्स। और सेंटर में कौन रहता है, रिएक्शन सेंटर। ठीक है, सेंटर में कौन रहता है, रिएक्शन सेंटर। ये एंटेना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर मिलकर क्या बनाया, ये बनाया LHC और पिगमेंट सिस्टम। ठीक है, तो पिगमेंट सिस्टम काम कैसे करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, मतलब सनलाइट का एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन वाला ऑफ कोर्स लौटा देगा, रेड और ब्लू एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी लेने के बाद अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जिससे उसका इलेक्ट्रॉन आगे वाले को मिल जाता है। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है, कई बार पूछता है, आगे वाला मतलब अंदर के सर्कल में जो एंटेना कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वो बाहर के सर्कल के एंटेना कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन काहे लेता है, इसलिए क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की क्षमता या ताकत अधिक होती है। ये मोर रिड्यूसिंग पावर वाला है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और उससे भी ज्यादा पावर वाला उसके अंदर के सेंटर में रहेगा, अंदर के सर्कल में रहेगा, और अंत में जो मेन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर, उसका पावर सबसे ज्यादा, इसीलिए सभी इलेक्ट्रॉन वही खींच लेते हैं। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप कर करके अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए तक पहुंचता है। पर एक चीज देखिए, ऐसा नहीं है क्लोरोफिल ए पर डायरेक्ट अगर सनलाइट पड़ता तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे की ओर भेजता नहीं, करता, लेकिन क्या है, इसके ब्रेक होने के चांसेस अधिक थे। ठीक है, तो एक तरह से ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, वो इसको डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर से बचाता भी है,
और एक्साइट करने के लिए उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन दे भी देता। इस तरीके से डबल इफेक्ट से उसका प्रोटेक्शन और इसका फंक्शन सही रखता है। प्रोटेक्शन एंड फंक्शन को सही रखकर इसको फंक्शनल बनाता है। इसीलिए एसेसरी पिगमेंट्स या एसेसरी मॉलिक्यूल्स एंटेना कॉम्प्लेक्स में बाहर की ओर सजे होते हैं और सेंटर में काम करने वाला मॉलिक्यूल बैठा होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो फिगर क्या हो गया, एन ऑर्गेनाइज्ड pigment system in thylakoid membrane। तो ये अकेला नहीं है, ये सिस्टम जो देख रहे हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, एंटेना कॉम्प्लेक्स प्लस क्लोरोफिल ए यानी रिएक्शन सेंटर, अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे होंगे उसके मेम्ब्रेन पे। ठीक है, अब यहां तक बनाइए।